मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल, अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु में हम आज पढ़ने वाले हैं अयस्क के सांद्रण के विभिन्न पदों के बारे में या चरणों के बारे में। अयस्क से सांद्रण करने के विभिन्न चरण, चूँकि हमने पहले सक्रियता श्रेणी को लेकर चर्चा करी थी। सक्रियता श्रेणी में हमने धातुओं के क्रम को देखा था, तो सबसे ऊपर उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को रखा गया था, उसके बीच में मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को रखा गया था और अंत में निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को रखा गया था। इसी के अनुसार इनका अयस्कों का सांद्रण हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, जैसा कि आरेख के अंदर दे रखा है, चित्र 3.10 में देख सकते हैं। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं दो प्रकार से पाई जा सकती हैं, कार्बोनेट अयस्क के रूप में हो सकती है और सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जा सकती हैं। कार्बोनेट अयस्क यदि है तो उसका निस्तापन विधि द्वारा हम धातु के ऑक्साइड में बदल करके उसका अपचयन करके धातु प्राप्त करते हैं। यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसका भर्जन की क्रिया के द्वारा धातु ऑक्साइड में बदल करके उसका अपचयन के द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है और इनका भर्जन किया जाता है। भर्जन के द्वारा धातु का परिष्करण किया जाता है। ये थे इसके चरण। अब देखते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण। तो देखिए, पृथ्वी से खनिज अयस्कों में धातु के अलावा अन्य अशुद्धियाँ भी होती हैं, जैसे मिट्टी, रेत आदि। इन अशुद्धियों को ही हम गैंग या धातुमल कहते हैं। तो ये प्रश्न आ सकता है कि गैंग क्या है। तो गैंग है खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ या सिलिका की अशुद्धि। धातुओं के निष्कर्षण पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। अब देखिए, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करें। सबसे नीचे आने वाली धातुएं कौन सी हैं? जो अत्यधिक अक्रियाशील है, बहुत ही कम क्रियाशीलता इनकी होती है। जैसा कि उदाहरण के लिए सिनेबार मरकरी या पारे का एक अयस्क है। ये पूछा जा सकता है कि पारे का मुख्य अयस्क क्या है या मरकरी का मुख्य अयस्क क्या है। तो वह है सिनेबार, जिसका सूत्र है HgS। इसको वायु में गर्म करने पर ये सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड यानी HgO में बदल जाता है। उसके बाद में और अधिक गर्म करने पर ये मरकरी या पारे के अंदर अपचयन इसका हो जाता है। ये देख सकते हैं अपन। ऐसे ही क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में तांबा या कॉपर को वायु में गर्म करने पर, जैसे कॉपर सल्फाइड है, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड साथ में बनेगी। अब कॉपर ऑक्साइड का क्यूप्रस सल्फाइड के साथ क्रिया करवाने पर ये कॉपर में बदल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। इसके विपरीत सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे करें। अब मध्य में कौन कौन सी धातुएं हैं? जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। चूँकि ये सब सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जा सकती हैं या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाई जा सकती है। अब यदि सल्फाइड अयस्क है तो उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, धातु का ऑक्साइड बन जाता है। इस विधि को कहते हैं हम भर्जन। यह आ सकता है कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो भर्जन केवल और केवल सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है और सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के अंदर बदला जाता है और इसमें वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है सल्फाइड अयस्क को। दूसरी प्रक्रिया है निस्तापन। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है कार्बोनेट अयस्कों के लिए। CO3 समूह जिनमें होता है, जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो इसमें अपन निस्तापन की प्रक्रिया अपनाएंगे। निस्तापन में हम क्या करते हैं कि सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर, अधिक ताप पर उसको गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड में वो बदल जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्तापन। तो निस्तापन और भर्जन मुख्य अंतर हमको मालूम होना चाहिए कि भर्जन की प्रक्रिया केवल और केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयुक्त है और निस्तापन की क्रिया कार्बोनेट अयस्कों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि जिंक कार्बोनेट तापन के द्वारा जिंक ऑक्साइड में बदल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। इसी प्रकार ZnS जिंक सल्फाइड था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ताप दिया, भर्जन निस्तापन करा, भर्जन करा तो जिंक ऑक्साइड में बदल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इसमें बन जाती है। ऐसे ही अपचयक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसका कार्बन के साथ अपचयन करेंगे तो जिंक बन जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। इसी प्रकार देखिए, अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम को अपचयक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो ये एल्यूमिनियम बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा। अब देखिए, विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक उष्माक्षेपी होती हैं, यानी उष्मा जिनसे उत्सर्जित होती है। इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में हमको प्राप्त होती हैं। वास्तव में
आयरन ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया में क्या करते हैं, जो लोहे का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, उसको एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करवाते हैं तो अपने को फेरस और Al2O3 और साथ में उष्मा उत्सर्जित होती है। ये पूछा जा सकता है थर्मिट अभिक्रिया क्या है। फिर देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु यानी बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं, उनका निष्कर्षण कैसे करें। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में हमने देखा था सोडियम और मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। इनको गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड यानी शुद्ध धातु का अपन कैथोड बनाते हैं ऋणावेश के रूप में, अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं धनावेश के रूप में। तो शुद्ध धातु तो कैथोड पर एकत्रित हो जाती है और अशुद्ध धातु एनोड पर मुक्त होती है। जैसे कि सोडियम प्लस धातु है तो वो कैथोड पर जाएगी और क्लोरीन जो है वो गैस मुक्त होगी एनोड पर। फिर है धातुओं के परिष्करण करने की तांबे की विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि। ये काफ़ी बार पूछी गई है और परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र 3.12 में हम देख सकते हैं यहाँ तांबे का विद्युत अपघटनीय परिष्करण किया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम हम एक टैंक लेते हैं और उस टैंक के अंदर हम अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन भर लेते हैं। विद्युत अपघट्य के रूप में काम करता है ये कॉपर सल्फेट का विलयन। अब कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर हम कैथोड और एनोड दो छड़ें आरोपित करते हैं। अशुद्ध तांबा एनोड का बनाते हैं और शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। दो पट्टियां हैं, एक कैथोड का कार्य कर रही है यानी शुद्ध धातु जिस पर है वो कैथोड का कार्य करेगी, अशुद्ध धातु एनोड का कार्य करती है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु तो विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और विलय जो अशुद्धियाँ होती है वो एनोड तली के अंदर नीचे की तरफ एकत्रित हो जाती है। इन अशुद्धियों को हम एनोड पंख या एनोड मड के नाम से जानते हैं। जैसा कि चित्र में रेड रेड दिखा रखा है, ये इसको देख सकते हो आप, अपद्रव्य एनोड पंख कोष्टक में लिखा हुआ है तो इसको एनोड पंख बोलेंगे। अशुद्धियाँ एनोड तली नीचे की तरफ एकत्रित हो गई और इनको बोलेंगे अपन एनोड पंख या मड। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, खनिज क्या है, एस क्या है, गैंग क्या है, ये अपन ने पढ़ा है उसी में देख सकते हो आप। अब आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक संक्षारण। संक्षारण क्या है, संक्षारण कोरिजन, एक तरह से इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरिजन। तो कोरिजन क्या है, एक प्रकार का जंग है, जंग का ही एक प्रकार है संक्षारण। और संक्षारण के लिए किसी भी धातु के अंदर संक्षारण की प्रक्रिया होने के लिए वायु और जल यानी कि वातावरण की नमी और साथ में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी वायु और जल दोनों की आवश्यकता जंग लगने के लिए आवश्यक होती है। किसी भी एक चीज़ यदि अनुपस्थित है तो जंग नहीं लगेगा। तो खुली वायु में जब हम छोड़ देते हैं कई धातुओं को, जैसे कि सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं खुली वायु में छोड़ने पर, क्योंकि उनका क्या बन जाता है, सिल्वर का ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है। सिल्वर को वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण ऐसा होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पत्थर की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ये जंग की परिभाषा होगी कि आर्द्र वायु में या नमी के अंदर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाना क्या कहलाती है, जंग, क्योंकि इनका क्या हो जाता है, एक तरह से लोहे का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन की ये प्रक्रिया है, ये प्रयोग दे रखा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अपन देख सकते हैं चित्र 3.13 के अंदर इसमें 3 प्रश्नावलियाँ ली गई हैं। इनमें A, B, C करके 3 प्रश्नावलियाँ हैं। इनमें कीलें लोहे की कीलें आरोपित कर रखी हैं। एक में जंग लगी लोहे की कील है और जल में डुबो रखा है, ऊपर वायु है। नीचे दूसरी प्रश्नावली में वायु है और तेल की ऊपर तेल की परत चढ़ी हुई है और नीचे 3 कीलें रखी गई है। तीसरे में देख सकते हैं हम केवल निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें वायु भी है लेकिन ठोस रूप में कैल्शियम क्लोराइड है, लेकिन नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है, जल नहीं है, इसलिए तीसरी जो प्रश्नावली है इसके अंदर किसी प्रकार की कोई जंग न लगेगी। दूसरी प्रश्नावली में भी उपस्थित जो कीले हैं उसमें भी जंग नहीं लगेगी, क्योंकि ऊपर की परत जो है वायु तो है लेकिन ऊपर की परत में पानी के ऊपर जो है वो तेल डाल दिया गया है, तो तेल की परत आ गई है। तो अब तेल के अंदर वायु प्रवेश नहीं कर सकती है, ऑक्सीजन का प्रवेश नहीं हो सकता, और जंग लगने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। तो निश्चित रूप से इसमें भी किसी प्रकार की कोई जंग न लगेगी। और पहली के अंदर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, तो दो ऐसी स्थिति में जो प्रथम प्रश्नावली है उसी के अंदर जंग लगी हुई दिख रही है, अपने भूरी भूरी दिख रही है, तो पहली प्रश्नावली के अंदर ही जंग लगेगी, अन्य 2 प्रश्नावलियों में जंग नहीं लगेगी। इससे ये स्पष्ट होता है इस प्रयोग के द्वारा कि वास्तव में जंग लगने के लिए या संक्षारण के लिए
वायु की नमी और वायु यानी ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। संक्षारण से सुरक्षा पेंट करके कर सकते हैं, धातुओं के पेंट कर सकते हैं, तेल लगाकर रोक सकते हैं जंग लगने को, ग्रीस लगाकर कर सकते हैं, यशद लेपन की प्रक्रिया अपना सकते हैं। देखो यशद लेपन क्या होता है, पूछा जा सकता है कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की या जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। लोहे की वस्तुओं पर जिंक या जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाएगा। जैसे क्रोमियम लेपन एनोडीकरण द्वारा भी रोक सकते हैं, या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब देखिए यशद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते या जिंक की परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, उसे ही यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट होने के बाद यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रह जाती है। इस प्रकार से हम इनको सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनकी कुछ मिश्र धातुएं भी ले सकते हैं। जैसे शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खिंच जाता है। इसमें थोड़ा कार्बन मिला दें तो ये कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहे के साथ निक्केल एवं क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो निक्केल और क्रोमियम लोहे के साथ मिला दिए तो स्टेनलेस स्टील अपने को प्राप्त होगा, जो कि काफ़ी कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील होगा तो उसमें जंग नहीं लगेगा। इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिला दिया जाए तो उसके गुण बदल जाते हैं। अब जैसे कि ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है। दो या दो से अधिक धातुओं के सममांगीय मिश्रण को मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगीय मिश्रण होता है, एक अनुपात में मिश्रण होता है, एक निश्चित अनुपात में मिश्रण होता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने के लिए मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और निश्चित अनुपात उसके बनाए जाते हैं। जैसे कि शुद्ध सोना देख रहे हैं 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। ये काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए इसमें अपन 22 कैरेट सोने का ही उपयोग करते हैं। इसके बाकी के भाग हैं वो 2 भाग बचे, वो तांबा या चांदी के हम मिलाते हैं। तो कभी भी सुनार के पास जाओ तो तांबा 24 कैरेट का जो है अपने को गोल्ड बना के नहीं दे सकता स्वर्ण। उसके अंदर अपने को क्या मिलाना पड़ेगा, 2 भाग उसके अंदर तांबा या चांदी का अवश्य मिलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका गलनांक है ना वो बहुत कम होता है और पिघल जाएगा हाथ में लेते ही। तो पिघलाना थोड़ी है, अपने को तो सोना चाहिए ना। यदि कोई धातु पारद है तो इसे मिश्र धातु को अम्लगम कहते हैं। पारे की मिश्र धातु यदि होगी तो उसको अम्लगम के नाम से जाना जाता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की विद्युत चालकता तो गलनांक भी बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु पीतल है। ये कुछ मिश्र धातुएं हैं। कॉपर और जिंक की मिश्र धातु को पीतल कहते हैं। ताम्र एवं टिन की मिश्र धातु, कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु कांसा होगा, विद्युत की कुचालक है। ताम्र का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में किया जाता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, जो टाका लगाने के काम में आती है ना, परस्पर वेल्डिंग करते हैं विद्युत तारों के, तो वेल्डिंग करने में सीसा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर काम में आता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये कुछ मिश्र धातुएं हैं। तो मिश्र धातु बनाकर भी हम जंग लगने को बचा सकते हैं। ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं। इसी के साथ अपना पाठ संपूर्ण हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।